नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज की कहानियों का सिलसिला चालू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा दो। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर से जुड़ी हुई है, जहां 2014 में एक ऐसी घटना घटी जो प्रेम, विश्वासघात और हिंसा की एक दर्दनाक मिसाल बन गई। ये सब कुछ उस समय शुरू हुआ जब 11 जुलाई की शाम करीब 8 बजे एक युवक और एक युवती गाजियाबाद के सेक्टर 16 वसुंधरा इलाके में स्थित होटल क्रिस्टल पैलेस पहुंचे। होटल का माहौल सामान्य था। शाम की हल्की ठंडक में लोग आ जा रहे थे, लेकिन इन दोनों की एंट्री ने अनजाने में एक भयानक कहानी की नींव रख दी। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी के मुताबिक उनसे नाम पूछा। युवक ने अपना नाम दिलीप वर्मा बताया, जबकि युवती ने खुद को पिंकी कहा। दोनों ने अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए। दिलीप ने अपना पैन कार्ड और पिंकी ने वोटर आईडी कार्ड। कर्मचारी ने सब कुछ चेक किया, कागजी कार्रवाई पूरी की और उन्हें कमरा नंबर 207 अलॉट कर दिया। होटल का एक स्टाफ सदस्य उनके सामान को कमरे तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उनके साथ गया। कमरा साफ सुथरा था, डबल बेड, एयर कंडीशन और बेसिक सुविधाओं से लैस। दोनों ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कोई सामान्य जोड़ा हो जो कुछ दिनों की छुट्टी मनाने आया हो। अगले 2 दिनों तक दिलीप और पिंकी होटल में पूरी तरह से सामान्य तरीके से रहे। वे कमरे में ज्यादा समय बिताते, कभी कभी बाहर जाते, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे किसी को शक हो। होटल स्टाफ उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, क्योंकि ऐसे मेहमान रोज आते जाते रहते हैं। लेकिन तीसरे दिन यानी 16 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे दिलीप की हरकतों ने रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा असहज कर दिया। दिलीप नीचे आया और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो बाहर से खाना लाने जा रहा है और साथ ही एटीएम से पैसे निकालने। उसने ये भी कहा कि कमरे का किराया बाद में चुका देगा। रिसेप्शनिस्ट ने सहमति जताई, क्योंकि दिलीप पहले से ही 2 दिनों का किराया दे चुका था। दिलीप होटल से बाहर निकल गया, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा चिंता हुई, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कामों में इतना समय नहीं लगता। उसने सोचा कि शायद ट्रैफिक या कोई और वजह हो, लेकिन फिर भी उसने कमरे में जानकारी लेने का फैसला किया। उसने इंटरकॉम से कमरा नंबर 207 पर कॉल किया। घंटी कई बार बजी, लेकिन पिंकी ने फोन नहीं उठाया। रिसेप्शनिस्ट ने दोबारा ट्राई किया, फिर तीसरी बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत होटल के मैनेजर गणेश सिन्हा के पास गया और सारी बात बताई। गणेश सिंह एक अनुभवी मैनेजर थे, जो होटल इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनी और खुद भी सोचा कि दिलीप को अब तक लौट आना चाहिए था। पिंकी का फोन न उठाना और दिलीप का गायब होना, ये दोनों बातें मिलकर एक संदिग्ध स्थिति पैदा कर रही थी। गणेश सिंह ने बिना देर किए होटल के मालिक प्रशांत गुप्ता को फोन किया। प्रशांत गुप्ता शहर के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे, जिन्होंने क्रिस्टल पैलेस को कुछ साल पहले ही शुरू किया था। फोन पर गणेश ने पूरी स्थिति विस्तार से बताई। कैसे दिलीप और पिंकी आए थे, कैसे उन्होंने आईडी दी थी, कैसे 2 दिन सामान्य रहे और अब दिलीप का बाहर जाना और पिंकी का कोई जवाब न देना। प्रशांत गुप्ता को बात गंभीर लगी, क्योंकि होटल की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उन्होंने तुरंत कहा कि वो होटल आ रहे हैं। कुछ देर बाद प्रशांत गुप्ता होटल पहुंचे। उन्होंने मैनेजर से दोबारा पूरी घटना सुनी और फैसला किया कि पुलिस को सूचित करना जरूरी है। मामला संदिग्ध था और अगर कुछ गलत हुआ तो होटल की जिम्मेदारी बन सकती थी। प्रशांत के कहने पर मैनेजर ने थाना इंदिरापुरम की पुलिस चौकी प्रहलादगढ़ी के प्रभारी शिव कुमार राठी को फोन किया और सारी जानकारी दी। शिव कुमार राठी एक सख्त और अनुभवी पुलिस अधिकारी थे, जो इलाके की छोटी बड़ी घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने 2 सिपाहियों को साथ लिया
और होटल क्रिस्टल पैलेस की ओर रवाना हो गए। होटल पहुंचकर उन्होंने पहले स्टाफ से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें दिलीप और पिंकी के बारे में बताया, उनके आईडी की डिटेल्स दिखाई और कैसे दिलीप बाहर गया था। शिव कुमार ने मास्टर की मदद से कमरे का ताला खुलवाया। कमरा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। डबल बेड पर एक युवती की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर मौत की छाया थी और शरीर बेजान। होटल के कर्मचारियों ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही युवती है जो दिलीप के साथ आई थी और जिसे उसने अपनी पत्नी बताया था। शिव कुमार को मामला हत्या का लगा, क्योंकि लाश की हालत से साफ था कि यह सामान्य मौत नहीं है। उन्होंने तुरंत इंदिरापुरम थाने के प्रभारी राशिद अली को सूचना दी। राशिद अली भी जल्दी से होटल पहुंच गए। उन्होंने कमरे का मुआयना किया। युवती के गले पर लाल निशान थे, जो गला घोंटने के संकेत दे रहे थे। बेड के पास मोबाइल चार्जर पड़ा था, जिसके तार से लग रहा था कि शायद उसी से हत्या की गई हो। युवती ने नीले रंग की जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। बिस्तर पर संघर्ष के निशान थे, चादरें उखड़ी हुई, तकिए इधर उधर, जैसे युवती ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की हो। कमरे में 2 बैग रखे थे। पुलिस ने उन्हें खोला तो अंदर पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ कपड़े और सामान मिला। इसके अलावा शिरडी से दिल्ली के 11 जुलाई के 2 टिकट भी बरामद हुए, जो दर्शा रहे थे कि दोनों शिरडी से लौटे थे। कमरे में बियर की 3 खाली बोतलें भी पड़ी थी, जो शायद उनके रहने के दौरान पी गई थी। इन सबूतों से मृतिका की पहचान पिंकी उर्फ प्रिया के रूप में हुई, जो राजेश्वर की बेटी थी और दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके की रहने वाली थी। युवक की पहचान दिलीप वर्मा के रूप में हुई, जो श्री प्रकाश वर्मा का बेटा था और दिल्ली के शाहदरा स्थित बुद्ध विहार, मंडोली का निवासी था। पुलिस ने मृतिका की जेब से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। हालात से लग रहा था कि दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा, जो इतना बढ़ गया कि दिलीप ने गुस्से में पिंकी का गला घोंट दिया और फिर मौके से फरार हो गया। राशिद अली ने तुरंत क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया। टीम ने कमरे की जांच की, मृतिका के विभिन्न कोणों से फोटो लिए, फिंगरप्रिंट्स एकत्र किए और अन्य सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंडन स्थित मोर्चरी भेज दिया गया। होटल मालिक प्रशांत गुप्ता ने तहरीर दी, जिसके आधार पर दिलीप वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अगली कार्रवाई तक कमरे को सील कर दिया और बुकिंग रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लिया। अब जांच की शुरुआत हुई। पुलिस ने पिंकी के फोन की कॉल लिस्ट चेक की। आखिरी कॉल एक नंबर पर थी, जो अक्षय नाम के युवक का था। पुलिस ने अक्षय को फोन किया और पिंकी की हत्या के बारे में बताया। अक्षय एक परिचित था और वो तुरंत अपने परिजनों के साथ थाना इंदिरापुरम पहुंच गया। पुलिस ने पिंकी के परिवार को मोर्चरी ले जाकर लाश दिखाई, जहां उन्होंने पहचान लिया कि ये पिंकी ही है। परिवार ने बताया कि पिंकी लक्ष्मीनगर के एक मॉल में काम करती थी। जुलाई के पहले हफ्ते में वो ड्यूटी पर गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जब फोन किया तो बंद था। उन्होंने मॉल और आसपास तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। फिर पुलिस को सूचित किया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश परिवार को सौंप दी। परिवार ने कहा कि वे दिलीप वर्मा को नहीं जानते। अब जांच की जिम्मेदारी एसएसआई विशाल श्रीवास्तव को सौंपी गई। विशाल श्रीवास्तव ने प्रहलादगढ़ी के चौकी प्रभारी से बात की और होटल मैनेजर गणेश सिंह तथा मालिक प्रशांत गुप्ता से पूछताछ की। पुलिस को दिलीप के बारे में जानकारी मिल गई थी। उसकी तलाश में एक टीम मंडोली, शाहदरा स्थित उसके घर भेजी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। फिर पुलिस ने दिलीप के पिता श्री प्रकाश वर्मा से बात की। श्री प्रकाश ने बताया कि दिलीप जुलाई के पहले हफ्ते में शिरडी गया था और अब तक वापस नहीं आया। पुलिस ने कहा कि जैसे ही वो लौटे, उसे थाने ले आए। टीम लौट आई। इंदिरापुरम पुलिस ने दिलीप के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि लोकेशन ट्रैक हो सके, लेकिन इससे पहले कि कुछ पता चलता, लोनी क्षेत्र से सूचना मिली
कि दिलीप गंभीर हालत में मिला है और अस्पताल में भर्ती है। 20 जुलाई 2014 को दोपहर 2 बजे लोनी थाने को खबर मिली कि अमित विहार के पास एक ढलाई फैक्ट्री की पहली मंजिल पर एक 25 वर्षीय युवक गंभीर हालत में पड़ा है। पुलिस पहुंची तो पता चला कि वह दिलीप वर्मा है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मौके की जांच की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंडन मोर्चरी भेज दिया। लोनी पुलिस ने दिलीप के पिता से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को दिलीप ने हरिद्वार से फोन किया था और कहा था कि उसने 16 जुलाई को वसुंधरा के क्रिस्टल होटल में अपनी प्रेमिका पिंकी की हत्या कर दी है। वो पुलिस से बचने के लिए छिप रहा है। पिता ने उसे घर आने को कहा। जुलाई के 18 से 19 की रात 2 बजे दिलीप घर पहुंचा। वो रो रहा था। फिर पिता ने उसे छोटे भाई भीष्म वर्मा के साथ लोनी की फैक्ट्री भेज दिया, जहां उसने सुसाइड कर लिया। जब लोनी पुलिस को पता चला कि दिलीप हत्या का आरोपी था, उन्होंने इंदिरापुरम थाने को सूचना दी। एसएसआई विशाल श्रीवास्तव लोनी पहुंचे और फाइल ले ली। उन्होंने दिलीप के पिता श्री प्रकाश वर्मा से पूछताछ की। श्री प्रकाश ने बताया कि 19 जुलाई की सुबह दिलीप घर लौटा और पिंकी के साथ अपने रिश्ते की पूरी कहानी सुनाई। दिलीप ने कहा कि अगर उसने पहले परिवार को बताया होता तो शायद ये नौबत न आती। पुलिस को जो कहानी मिली वो इस प्रकार थी। 19 वर्षीय पिंकी दिल्ली के खिचड़ीपुर में रहने वाले राजेश की बेटी थी। राजेश 45 साल के थे और दिल्ली के हसनपुर डिपो के पास एक निजी कंपनी में चपरासी का काम करते थे। परिवार में 6 बेटियां और एक बेटा था। पिंकी दूसरी बेटी थी। राजेश की सैलरी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल था। इसलिए पत्नी आशा ने एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम शुरू किया। घर की हालत खराब होने से पिंकी को ज्यादा पढ़ाई नहीं कराई जा सकी। उसके सपने थे, लेकिन स्थिति ने उन्हें कुचल दिया। फिर पिंकी ने खुद फैसला किया और लक्ष्मीनगर के एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। नौकरी मिलने के बाद वो अच्छे से रहने लगी। जनवरी 2014 के पहले हफ्ते में उसकी मुलाकात दिलीप वर्मा से हुई। दिलीप अक्सर मॉल आता था। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे में कुछ खास लगा। नजरों में कनेक्शन बना, फोन नंबर एक्सचेंज हुए और बातें शुरू हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद अकेले मिलने से शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन समय के साथ पिंकी का व्यवहार बदलने लगा। वो अन्य युवकों से मिलती, पैसे लेती। उसने दिलीप से दूरी बना ली। दिलीप ने बदलाव समझने की कोशिश की। एक दिन पिंकी को किसी और के साथ देखा तो गुस्सा आया, लेकिन सीधे नहीं कहा। बाद में बात की तो पिंकी ने मना कर दिया। दिलीप ने समझाया, दबाव बनाया। एक दिन शादी का प्रस्ताव रखा। पिंकी हैरान हुई, लेकिन बाद में बात करने को कहा। दिलीप ने माहौल हल्का करने को घूमने का प्लान बनाया। पिंकी मानी। दिलीप ने शिरडी का प्लान बनाया। टिकट बुक किए। दोनों शिरडी गए। 11 जुलाई को लौटे। 11 जुलाई को शाम 8 बजे क्रिस्टल होटल पहुंचे। दिलीप ने पिंकी को पत्नी बताकर कमरा लिया। 16 जुलाई को फिर शादी की बात की। पिंकी ने टाला। दिलीप ने उस युवक के बारे में पूछा। बहस हुई। गुस्से में चार्जर से गला घोंटा। फिर खाना और पैसे का बहाना बनाकर फरार हो गया। मोबाइल बंद किया। हरिद्वार गया। परिवार को लगा वो शिरडी से नहीं लौटा। 18 जुलाई को फोन किया, सारी बात बताई। पिता ने घर बुलाया। रात 2 बजे आया। तनाव में था। पुलिस घर आई थी, लेकिन पिता ने उसे थाने नहीं ले गए, बल्कि भाई के साथ फैक्ट्री भेज दिया। वहां मौत हो गई। दिलीप की मौत के बाद मामला बंद कर दिया गया, क्योंकि आरोपी मर चुका था और सबूत स्पष्ट थे। ये पूरी घटना प्रेम की अंधी गलियों में खो जाने और गुस्से की एक पल की भूल की वजह से 2 जिंदगियां तबाह होने की कहानी है। पहली कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो। आज की दूसरी कहानी कोलकाता से है,
जहां एक ऐसी घटना घटी जो फिल्म इंडस्ट्री की अंधेरी गलियों और अपराध की दुनिया को उजागर करती है। ये बात दिसंबर 2015 की है, जब कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्थित दिशारी नामक 5 मंजिला बिल्डिंग में एक गुप्त शूटिंग चल रही थी। सुबह के 9 बजते बजते पूरी फिल्म यूनिट इकट्ठी हो गई थी। 3 कैमरामैन अपने कैमरों के साथ तैयार थे। लाइट्समैन लाइट्स की सेटिंग चेक कर रहे थे। मेकअप मैन अपने ब्रश और लोशंस के साथ खड़े थे। 7 नायिकाएं अपनी कुर्सियों पर बैठी गपशप कर रही थी। सहायक निर्देशक स्क्रिप्ट्स संभाले हुए थे। स्पॉट बॉय सामान की व्यवस्था में लगे थे और एक्स्ट्रा कलाकार भी अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे। निर्देशक राजा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और संतोष की गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि सब कुछ समय पर हो रहा था। वो अपने निकट खड़े सहायक की ओर मुड़ा और बोला कि यही फायदा है नए आर्टिस्टों के साथ काम करने का। देखो, हमारी 7 हीरोइन समय पर आ गई। अगर इनमें कोई बड़ा नाम या नामचीन चेहरा होता तो घंटों इंतजार करना पड़ता। सहायक निर्देशक हंसा और बोला कि आप सही कह रहे हैं। तयशुदा वक्त पर काम शुरू होना शुभ होता है। राजा ने अपने बैग से स्क्रिप्ट निकाली और शूटिंग के पहले शेड्यूल पर सरसरी नजर डाली। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। फिर वो उस दिशा में बढ़ गया जहां 7 नायिकाएं बैठी हुई थी, हंस-बोल रही थी और एक दूसरे से अपनी कहानियां शेयर कर रही थी। राजा को करीब आते देखकर सभी युवतियां उसकी ओर मुड़ गई। राजा के मस्तिष्क में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानता था, लेकिन उसकी नजरें हर एक पर घूम रही थी, जैसे वो किसी परीक्षा में उनका मूल्यांकन कर रहा हो। 7 युवतियों को गहरी नजर से देखने के बाद राजा की दृष्टि जूनी पर स्थिर हो गई। जूनी 25 वर्ष की थी, चरहरा बदन वाली, लंबे बालों वाली और आकर्षक देह यष्टि वाली युवती। उसका रंग सांवला था, लेकिन उसमें एक अलग तरह की चमक थी जो राजा को पसंद आ रही थी। राजा ने जूनी को पुकारा। जूनी तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और राजा के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। राजा ने कहा कि आज का पहला सीन तुम पर शूट किया जाएगा। जूनी ने उत्साह से कहा कि मैं रेडी हूं सर, मेरे साथ आओ। जूनी राजा के पीछे पीछे चल दी। राजा उसे एक कमरे में ले गया, जिसे मेकअप रूम की शक्ल दी गई थी। कमरा छोटा था, लेकिन जरूरी सामान से भरा हुआ। मिरर, लाइट्स, मेकअप किट्स और कुर्सियां। कमरे में मेकअप मैन अपने सहायक के साथ पहले से मौजूद था। राजा को देखते ही वे दोनों सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने उनसे कोई बात नहीं की, बल्कि सीधे जूनी की ओर घूम गया। उसने कहा कि बेबी, तुम्हें मालूम ही है कि न्यूड सीन के लिए तैयार होना है। जूनी ने हामी भरी और कहा कि जी पता है। राजा ने निर्देश दिया कि ड्रेस उतारो। जूनी ने बिना किसी हिचक के एक एक करके सारे वस्त्र उतार दिए, यहां तक कि ब्रा तक नहीं छोड़ी। अब वो पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म या संकोच नहीं था, जैसे ये उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। राजा ने पारखी नजरों से जूनी की देह को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कलाकार अपनी मूर्ति का निरीक्षण कर रहा हो। फिर वो मेकअप मैन से मुखातिब हुआ और बोला कि देख रहे हो ना, जूनी का रंग सांवला है। मेकअप मैन ने कहा कि जी सर। राजा ने आगे कहा कि मैं इसकी बॉडी को सांवली ही शूट करना चाहता हूं, इसलिए चमड़ी गोरी दिखाने के चक्कर में मत पड़ना। स्किन को चमकदार बनाना है, लेकिन बदन ऐसा भी चिकना मत कर देना कि शॉवर से पानी पड़े तो स्किन पर ठहरे ही नहीं। मैं बूंदों को कहीं धीमे तो कहीं ठहर कर फिसलते दिखाना चाहता हूं। मेकअप मैन ने विश्वास से कहा कि सर, मेरे काम से आपको ना पहले निराशा हुई है ना आज होगी। राजा ने गुड कहकर जूनी की ओर घूमा और उसके वक्ष दबाकर उनकी सुपुष्टता का अवलोकन किया। फिर मेकअप मैन से बोला कि देख रहे हो ना, ये कुछ लूज है, ऐसा कोई लोशन लगा देना कि ये टाइट और तने नजर आए। मेकअप मैन ने कहा कि हो जाएगा सर। राजा ने पूछा कि इस सब में कितना टाइम लोगे? मेकअप मैन ने कहा कि पौना घंटा।
राजा ने कहा कि टाइम की कीमत समझते हो, इसलिए मुझे पसंद हो। उसने मेकअप मैन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा और कहा कि तुम जूनी को तैयार करो, तब तक मैं शूटिंग की दूसरी व्यवस्था करता हूं। इसके बाद राजा कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर राजा ने बाथरूम में लाइट्स की सेटिंग कराई। बाथरूम को शूटिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। लाइट्स को अलग अलग एंगल से लगाया गया ताकि रोशनी हर कोने में पहुंचे। फिर राजा ने कैमरामैनों को निर्देश दिया कि न्यूड हीरोइन शॉवर के नीचे खड़ी होकर नहाएगी। क्या और कैसे शूट करना है तुम लोग जानते हो। कैमरामैनों ने कहा कि सर, हम जानते हैं। राजा ने कहा कि तुम तीनों अलग अलग एंगल से बात लेती हीरोइन को शूट करोगे। जब तक शूटिंग के लिए बाथरूम तैयार हुआ, जूनी आ गई। वो हॉल में निर्वस्त्र ही आई थी। हॉल में कई स्त्री पुरुष मौजूद थे, स्पॉट बॉयज, एक्स्ट्रा, सहायक, लेकिन जूनी को रत्ती भर भी संकोच नहीं था। वो आत्मविश्वास से चल रही थी। राजा ने जूनी को देखा। बिजली की रोशनी में उसकी सांवली काया दमक रही थी। वक्ष भी कसे और तने प्रतीत हो रहे थे। राजा जूनी की जैसी काया चाहता था। मेकअप मैन ने उसे वैसा ही रूप दे दिया था। राजा ने जूनी को नाक से शक तक देखा। फिर जूनी ने पूछा कि सर, बात सीन तो है, मगर मैं क्यों बात ले रही हूं, यह भी तो पता होना चाहिए, तभी तो सीन में जान फूंकने की कोशिश करूंगी। राजा ने कहा कि मैं खुद बताने वाला था। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। फिर राजा स्नान का कारण समझाने लगा। शॉवर के नीचे खड़े होकर तुम्हें ऐसी भाव भंगिमा बनाना है मानो तुम्हारे तनमन में सेक्स भड़का हुआ है, लेकिन साथ ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए तुम अपनी गर्मी ठंडे पानी की बौछारों से मिटाना चाह रही हो। जूनी ने कहा कि समझ गई कि मुझे क्या करना है। राजा ने आगे कहा कि खामोश रहकर तुम्हें नहीं नहाना है, बल्कि अपनी सांसों, आंखों से देह की जलन जाहिर भी करना है। इस सीन को 3 कैमरे शूट करेंगे, इसलिए दाएं बाएं और आगे पीछे घूम घूम कर तुम्हें अपने अंगों की नुमाइश करना है, ऐसी नुमाइश जो देखने वालों का खून गर्म कर दे। जूनी ने कहा कि सर, यह काम मेरे लिए नया नहीं है, पहले भी कर चुकी हूं। राजा ने कहा कि जूनी, ऐसी ही लगन से काम करती रहो, फिर देखो कहां से कहां पहुंच जाओगी। यूट्यूब पर तुम्हें सर्च करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हॉलीवुड में जल्द ही अपनी एंट्री पक्की समझो। जूनी ने कहा कि सर, हॉलीवुड तक पहुंचने का आपने जो रास्ता दिखाया है, उस पर ही तो चल रही हूं। राजा मुस्कुराया और बोला कि जिस तरह हमारे देश में गोरी चमड़ी को पसंद किया जाता है, उसी तरह हॉलीवुड में सांवली लड़कियों की जबरदस्त डिमांड है। सनी लियोन ने कनाडा से आकर बॉलीवुड में धूम मचाई है। तुम अमेरिका जाकर हॉलीवुड पर राज करोगी। जूनी ने कहा कि ईश्वर आपका कहा सच करे। तभी एक कैमरामैन ने आवाज दी कि राजा सर, सब रेडी है। राजा ने जूनी से कहा कि जाओ बेबी, शॉट दो। जूनी कमर लचकाते, कूल्हे मटकाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गई। राजा जोर से बोला कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन। पलक झपकते ही बाथरूम तेज रोशनी से भर गया। कंधे पर कैमरा रखे कैमरामैन की आंख लेंस पर टिक गई। फोकस पहले से सेट था। सेक्सी अंदाज में नजाकत से चलते हुए जूनी बाथरूम में दाखिल हुई। राजा बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर देखने लगा कि सीन उसकी अपेक्षा के अनुरूप शूट हो रहा है या नहीं, जूनी के हाव भाव रक्त को गर्म करने वाले हैं या नहीं। बाथरूम में प्रवेश करके जूनी शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखें आधी खुली थी, आधी बंद। कमर, उभारों व गालों पर वो सेक्सी अंदाज में हाथ फिराने लगी। मुंह से भी वो आवाजें निकाल रही थी। इसके बाद उसने खुले बालों में दोनों हाथों की उंगलियां फंसाई और बालों को मुट्ठी में जकड़कर छोड़ दिया। अंदाज ऐसा था मानो उसकी देह कामाग्नि में झुलस रही हो। सिसकारी लेते हुए जूनी ने शॉवर खोला। पानी की बौछार उसके बदन को भिगोने लगी। लोशन से चिकनी और चमकदार हुई त्वचा पर पानी की बूंदें कहीं रुककर तो कहीं तेजी से फिसलने लगी। छींटकारे लेते हुए जूनी स्वयं अपने उभार मसलने लगी। कुछ देर बाद राजा बोला कि कट।
जूनी की कामुक गतिविधियों का छायांकन करते कैमरे रुक गए। जूनी ने भी अपनी भावभंगिमा सामान्य कर ली। राजा ने 2 कदम आगे बढ़कर जूनी को निर्देश दिया कि सामने की नुमाइश बहुत हो चुकी, अब बैक का प्रदर्शन करो। कैमरे के सामने पीठ करो और अपने पिछले हिस्से की खूबसूरती शानदार ढंग से पेश करो। उभारों के बीच के हिस्से का सामना कैमरे की आंख से होना चाहिए। इसके बाद वो कैमरामैनों की ओर घुमा और बोला कि इसी हिसाब से तुम लोग कैमरे सेट करो। निर्देश देने के बाद राजा फिर 2 कदम पीछे हटकर बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। फिर से लाइट्स, कैमरा, एक्शन बोला गया। कामुक हावभाव से जूनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा राजा चाहता था। शॉट ओके होते ही राजा ने कट बोल दिया। सेक्सी हरकतें और कैमरे फिर रुक गए। राजा ने कैमरामैनों को नया निर्देश दिया कि एक कैमरे का फोकस पहले की तरह रहेगा, दूसरा कैमरा जूनी के सेंटर को कवर करेगा। इसके बाद वो तीसरे कैमरामैन से संबोधित हुआ कि नहाते हुए जूनी अपनी एक टांग उठाएगी। टांग उठाने के बाद जूनी अपने हाथ और उंगलियों से जो हरकत करेगी, तुम्हें फर्श पर बैठकर वो सब शूट करना है। इसके बाद राजा ने जूनी से पूछा कि मालूम है ना कि टांग उठाने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है। जूनी मुस्कुराई और बोली कि मालूम है। राजा ने फिर से एक्शन का इशारा किया। फिर जो राजा ने बताया था ठीक वैसा ही जूनी ने किया। शॉट ओके हुआ तो राजा ने कट बोल दिया। हॉल में जो कुछ लोग मौजूद थे उनमें से एक सुभाष था। सुभाष चुपचाप हॉल ही नहीं, बिल्डिंग से भी बाहर निकल गया। एक सूने स्थान पर रुककर सुभाष ने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीडी शंकर प्रसाद बारुई का मोबाइल नंबर डायल किया। दूसरी ओर से संपर्क स्थापित होते ही बोला कि सर, क्या आप जानते हैं कि साल्ट लेक के डी ब्लॉक में दिशारी नामक 5 मंजिला बिल्डिंग है? बारुई ने कहा कि हां, जानता हूं। बारुई ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं? सुभाष ने अपना परिचय गुप्त रखकर कहा कि सर, मेरे बारे में जानने की बात छोड़िए और अपने काम की बात सुनिए। दिशारी के 4th फ्लोर पर ब्लू फिल्म शूट की जा रही है। यदि आप तुरंत एक्शन ले तो एक बड़े अपराध का भंडाफोड़ हो सकता है। इसके बाद सुभाष ने फोन काट दिया। उसने सोचा कि मेरा फर्ज था कानून को आगाह करना, मैंने कर दिया। अब पुलिस की मर्जी है एक्शन ले या ना ले। कोलकाता ऐसा महानगर है जहां तकरीबन रोज ही किसी ना किसी फिल्म की शूटिंग होती है। कहीं बांग्ला फिल्म की शूटिंग, कहीं हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा की फिल्म की शूटिंग। स्टूडियो के अलावा इंडोर व आउटडोर शूटिंग होना आम बात है। कोलकाता वासी शूटिंग देखने के शौकीन हैं। वे शूटिंग स्पॉट पर जाकर बवाल नहीं करते, ना फिल्म यूनिट को परेशान करते हैं। इसलिए निर्माता निर्देशक उन्हें शूटिंग देखने से मना नहीं करते, ना स्पॉट से भगाते हैं। किसी सूत्रों से पता चला था कि दिशारी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर शूटिंग हो रही है, इसलिए सुभाष शूटिंग देखने दिशारी पहुंच गया। सुभाष जैसे दूसरे शौकीनों को भी दिशारी में छोटे बजट की किसी फिल्म की शूटिंग होने की जानकारी थी, इसलिए बहुत सारे लोग शूटिंग देखने दिशारी पहुंचे थे। ये अलग बात है कि मेन गेट पर खड़ा हट्टा-कट्टा गार्ड किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। फिल्म में ना कोई नामचीन स्टार था, ना कोई जानी पहचानी हीरोइन। डायरेक्टर राजा का नाम भी सुभाष ने पहले कभी ना सुना था, ना पढ़ा था। कुछ लोगों से उसने पूछा भी कि राजा ने कौन सी फिल्में बनाई हैं या किस निर्देशक का सहायक रहा है, परंतु किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। कुछ भी था, शूटिंग हो रही थी और सुभाष को उसे देखना था, इसलिए दिशारी के भीतर जाकर शूटिंग देखने के लिए उसने युक्ति भिड़ाई। वो लंबादगड़ा जवान था, व्यक्तित्व भी रौबदार था, इसलिए वो लोगों की भीड़ को हटाते हुए रौबीले अंदाज में सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्यों, सब ठीक चल रहा है ना? गार्ड ने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए पूछा कि आप कौन? सुभाष बोला कि मुझे नहीं पहचानते, मैं फिल्म यूनिट का सीनियर मैनेजर हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सैल्यूट किया और कहा कि सर, सब ठीक है। सुभाष ने पूछा कि किसी को तुमने अंदर तो नहीं जाने दिया?
गार्ड ने कहा कि नहीं सर। सुभाष ने कहा कि गुड, ऐसे ही मुस्तैद रहना, मैं भीतर का मुआयना करके आता हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोल दिया। सुभाष अंदर दाखिल हो गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए सुभाष चौथी मंजिल पर पहुंचा तो हॉल में हो रही गतिविधियों से उसे समझते देर नहीं लगी कि यही शूटिंग हो रही है। भीड़ में घुसकर सुभाष ने ताक की तो बाथरूम में हो रही शूटिंग देखकर तत्काल समझ गया कि वहां ब्लू फिल्म शूट की जा रही थी। जब तक बाद सीन शूट हुए सुभाष देखता रहा, फिर बाहर निकल आया और फिर गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड का सैल्यूट लेते हुए बाहर निकल गया। कोलकाता के नागरिक अपनी जागरूकता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी आंखों से वो कोई बुरा या गलत काम होता नहीं देख सकते। सुभाष भी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने मोबाइल से डीसीडी शंकर प्रसाद बारुई का सेल नंबर डायल किया और दिशारी में हो रही अश्लील फिल्म की शूटिंग की जानकारी दे दी। बारुई ने प्राप्त सूचना से डीसीपी शिवानी तिवारी को अवगत कराते हुए दिशारी पहुंचकर उचित कार्रवाई करने को कहा। शिवानी तिवारी को किसी शूटिंग की जानकारी नहीं थी। फिल्म की शूटिंग के लिए पहले ही पुलिस एवं प्रशासन से अनुमति लेना पड़ती है। यदि उन लोगों ने दिशारी में शूटिंग की अनुमति ली होती तो उसकी सूचना शिवानी तिवारी को होती और उन्होंने पुलिस का बंदोबस्त किया होता। प्रशासन की अनुमति के बगैर शूटिंग करना अवैधानिक था। शिवानी ने तत्काल एक छापामार दल का गठन किया और दिशारी पर दबिश डाल दी। इस बार सिक्योरिटी गार्ड किसी को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सका। पुलिस के लिए उसने स्वयं गेट खोल दिया। पुलिस टीम चौथे फ्लोर पर पहुंची तो वहां अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा था। जूनी और गौतम एक कैमरे के सामने घोर अश्लीलता कर रहे थे। दूसरे जोड़े भी निर्वस्त्र होकर आपस में गुथे हुए थे। संभवतः ग्रुप सेक्स शूट किया जा रहा था। ना किसी को शर्म थी, ना लिहाज। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। पुलिस को देखते ही हॉल में भगदड़ मच गई। खुद को बचाने की चिंता हो तो वस्त्रों का होश किसे रहता है। पुलिस से बचने के लिए स्त्री पुरुष निर्वस्त्र ही भागने लगे। ये अलग बात है कि पुलिस का घेरा तोड़कर कोई भाग नहीं सका। कपड़े पहनने की मोहलत देकर सबको बंदी बना लिया गया। 7 युवतियों सहित फिल्म यूनिट के 28 पुरुषों को बंदी बना लिया गया। उनमें फिल्म निर्देशक राजा, तीनों कैमरामैन तथा फिल्म निर्माण से जुड़े दूसरे टेक्नीशियन शामिल थे। 3 डिजिटल मूवी कैमरे, मेकअप बॉक्स, लाइट्स आदि पुलिस ने जब्त कर ली। 56 अश्लील फिल्मों की क्लिपिंग्स भी राजा आदि से बरामद की गई। बंदी बनाए गए अभियुक्तों को विधान नगर स्थित खुफिया विभाग के दफ्तर ले जाया गया। पूछताछ से पता चला कि गिरोह का सरगना सोनारपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल निवासी राजा था। फिल्म निर्देशक बनना उसका सपना था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने बांग्ला एवं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रयास भी किए, मगर बात नहीं बनी। वो स्ट्रगलर का स्ट्रगलर रह गया। इसके बाद पैसा कमाने के लिए वो ब्लू फिल्म बनाने और बेचने में जुट गया था। राजा का परिचय कुछ ऐसी युवतियों से था जो आई तो थी हीरोइन बनने, परंतु भाग्य उनके साथ नहीं था। कुछ युवतियां छोटे स्तर पर मॉडलिंग करने लगी थी, तो कुछ युवतियां देह व्यापार से जुड़ गई थी। राजा ने ऐसी कुछ युवतियों से ब्लू फिल्म में काम करने की बात की, तो वे नायिका बनने को तैयार हो गई। नायक ढूंढना राजा के लिए कठिन कार्य नहीं था। कुछ युवक पैसे के लिए यह कार्य करते थे, तो कुछ केवल मौजमजे के लिए ब्लू फिल्म के नायक बनने को तैयार रहते थे। कालांतर में राजा स्वयं कोलकाता के अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराने लगा था। मोशन पिक्चर्स की जल्द ही फ्लोर पर आने वाली नई फिल्म के लिए नायिका व सहनायिका की आवश्यकता है। विज्ञापन पढ़कर फिल्मों में काम करने की इच्छुक युवतियां उससे संपर्क करती। वो पहले उन्हें इंडस्ट्री का अघोषित दस्तूर समझाता कि फिल्मों में काम पाना है तो कंप्रोमाइज करना होगा। युवतियां कंप्रोमाइज करने को राजी हो जाती तो वो उन्हें हॉलीवुड में काम दिलाने के सब्जबाग दिखाता। उन्हें समझाता कि हॉलीवुड में हॉट सीन, न्यूड सीन शूट होते हैं। सांवली लड़कियां गोरों की विशेष पसंद है। उनका बदन देखने के बाद ही फिल्मों में चांस मिलता है। हॉलीवुड में एंट्री चाहिए तो फुल एक्सपोज करना होगा। हॉलीवुड में काम पाने के लिए
युवतियां एक्सपोज करने को राजी हो जाती तो राजा उन्हें ब्लू फिल्म की नायिका बना देता। युवतियां भी ये सोचकर ब्लू फिल्म की नायिका बन जाती कि फिल्म इंडिया में बिकना नहीं है और विदेश में उन्हें जाने पहचानने वाला कोई नहीं है। मेदिनीपुर निवासी जूनी को भी राजा ने इसी तरकीब से अपने जाल में फांसा था। राजा ने पुलिस को बताया कि इंटरनेट की एक पोर्न वेबसाइट से हाल ही में उसका एग्रीमेंट हुआ था। वो साइट उसे प्रति फिल्म 86,000 रुपए देने वाली थी। उसी पोर्न वेबसाइट के लिए राजा दिशारी में फिल्म शूट कर रहा था। फिल्म की स्क्रिप्ट वो स्वयं लिखता था। राजा के साथ उसका एक साथी सौम्य शंख रॉय भी पकड़ा गया था। राजा की मिलीभगत से उसने कोलकाता में ASS एंटरटेनमेंट नाम से कार्यालय खोल रखा था। अपने इस बैनर तले वो युवतियों को फिल्मों में लॉन्च करने का दिवा स्वप्न दिखाया करता था। युवती शीशे में उतर जाती तो वो और राजा उसे किसी सूने स्थान पर ले जाकर ब्लू फिल्म शूट कर लेते थे। दिशारी नामक 5 मंजिला भवन, जिसे कम्युनिटी हॉल के नाम से भी जाना जाता है, उसका मालिक तपोव्रत घोष उर्फ मिथुन था। वो साल्ट लेक के AG ब्लॉक में अपने परिवार के साथ रहता था। दिशारी को वो विवाह तथा अन्य उत्सवों के लिए किराए पर देता था। उसका एक दिन का किराया 35,000 रुपए था। राजा को उसने मात्र 7,500 रुपए प्रतिदिन पर चौथी मंजिल शूटिंग के लिए किराए पर दी थी। पकड़ी गई युवतियां बांकुड़ा, वीरभूम, मेदिनीपुर की थी। किसी की आंखों में हॉलीवुड की हीरोइन बनने का सपना था तो कोई सनी लियोन जैसी पोर्न स्टार बनना चाहती थी। पुलिस ने दिशारी के मालिक तपोव्रत घोष को खुफिया विभाग के मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की। उसका कहना था कि आजकल शादी का सीजन नहीं था, इसलिए दिशारी सूना पड़ा था। तपोव्रत घोष ने यह सोचकर कि कुछ तो पैसा आएगा, मात्र 7,500 रुपए प्रतिदिन पर 3 दिन के लिए राजा को 4th फ्लोर किराए पर दे दिया था। इसकी कोई रसीद भी उसने राजा को नहीं दी थी। ना राजा की ID तथा उसकी फिल्म से संबंधित कागजात लिए थे। इसलिए पुलिस ने तपोव्रत घोष को भी बंदी बना लिया। आगे हुई पूछताछ में राजा ने बताया कि वह युवतियों को 25,000 रुपए प्रतिदिन और युवकों को 1,000 रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक देता था। अभियुक्तों से आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने उन सभी के विरुद्ध धारा 354, 346, 349, 34, 120, 2001, 375, 415, 481, 483, 509, 479, 373 IPC के तहत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। दूसरे दिन यानी 22 दिसंबर 2015 को सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के अनुरोध पर गहन पूछताछ के लिए अदालत ने सौम्यकर, सजल घोष, सुभाष थर, अर्चन कर और राजा को 4 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया। शेष सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। ये घटना कोलकाता की फिल्म इंडस्ट्री में छिपे अपराधों की एक मिसाल है, जहां सपनों की आड़ में युवतियों को फंसाया जाता है और अवैध कारोबार चलाया जाता है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, लेकिन ऐसे कितने और मामले अंधेरे में छिपे हैं, ये सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।